गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ, हमारा लेसन चला हुआ है राजा, किसान और नगर। और आज उसी कड़ी में जो प्रारंभिक राज्य थे, द अर्लीस्ट स्टेट के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन इतिहास से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अति महत्वपूर्ण युग कहा है। और इस युग में प्राचीन राज्यों में नगरों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग होने लगा, सिक्के प्रचलन में आए और इसी काल में बहुत से नए धर्मों का उदय हुआ। परंतु उनमें से केवल बौद्ध मत और जैन मत अब तक जीवित हैं। और इन धर्म के ग्रंथों में अन्य बातों के अतिरिक्त 16 राज्य अथवा महाजनपद का वर्णन किया गया है। और इन ग्रंथों में जो महाजनपद हैं, इनके नाम आपस में मेल नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो महाजनपद थे अन्य जनपदों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे और इन सभी का संबंध गंगा या यमुना नदी की घाटियों पर रहा होगा। मैं आपको 16 महाजनपद के नाम, उनकी राजधानी और वर्तमान में यानी कि अब कहाँ पर वो क्षेत्र है, किस नाम से जाना जाता है, वो आपको बताऊंगा। नंबर 1 अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी और वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित है। नंबर 2 पर मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगृह थी और वर्तमान में यह बिहार के पटना, गया तथा शाहबाद जिले में पड़ता है। नंबर 3 पर वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह भी बिहार में गंगा नदी के उत्तर में हाजीपुर और वैशाली इत्यादि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है आज। नंबर 4 पर मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर या पावा, कोई एक नाम हम पुकार सकते हैं। और यह उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, जहाँ से वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका संबंध वहाँ से है, तो वर्तमान में वह इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नंबर 5 पर काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी होती थी और आज भी उस शहर को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, यह फैजाबाद आदि और एक गोंडा, ये दोनों क्षेत्र हैं, जगहों के नाम हैं, इनके आसपास का क्षेत्र था वो। और इसके पश्चात नंबर 7 पर वत्स महाजनपद होता था, जिसकी राजधानी थी कौसंबी। यह वर्तमान इलाहाबाद और मिर्जापुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वत्स के पश्चात स्टूडेंट्स चेदी महाजनपद होता था, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती और वर्तमान में यह बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 9 पर महाजनपद कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ हम सभी भली भांति परिचित हैं। जब कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो पांडवों के हिस्से में वहां के राजा ने इंद्रप्रस्थ दिया था और यह क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली यमुना के पश्चिम के क्षेत्र आज जाना जाता है। पांचाल की राजधानी होती थी अहिच्छत्र। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जो वेस्टर्न यूपी है, और वहां का जो यमुना नदी का पश्चिमी क्षेत्र है आज वर्तमान में जगह है। और जी इसके पश्चात जो अगला महाजनपद था नंबर 11 सूरसेन, उसकी राजधानी मथुरा होती थी, यानी श्री कृष्ण जी का शहर। आप सभी भली बात जानते हैं मथुरा के बारे में। और वहाँ की राजधानी थी मथुरा और आज उसको ब्रज मंडल के नाम से जाना जाता है।
ब्रजभूमि। 12 नंबर पे मत्स्य महाजनपद होता था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और यदि वर्तमान में उसके देखें हम, तो राजस्थान का जो अलवर जिला है, भरतपुर है तथा जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वह एरिया विराटनगर में आता था। नंबर 13 पर जो महाजनपद था अवती। अवती की राजधानी थी उज्जैनी, और आज वर्तमान समय में यह मालवा के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने जब रेलवे स्टेशन पे गए हो, आप मालवा एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन गुजरती है, तो उस जगह का नाम है और उसी के नाम से वो ट्रेन चलती है। नंबर 14 पे असमक, जिसकी राजधानी थी पाटली या कोतन। वह है वर्तमान में नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र स्टूडेंट्स है। नंबर 15 पर गांधार। आप सभी गांधार शब्द सुनते ही सब चौंक गए होंगे। अभी अभी आप सभी ने महाभारत को देखा समझा है, तो जो गांधार नरेश था कौन था? शकुनी, और उसकी राजधानी थी तक्षशिला। और अब वर्तमान में जिसका जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र यह है। और जो अंतिम महाजनपद था प्राचीन टाइम में, कंबोज, उसकी राजधानी थी राजपुर, और वर्तमान में यह पाकिस्तान का हजारा जिला है। यदि हम जिक्र करें तो जो 16 महाजनपद थे प्राचीन, उनमें से 2 ही जनपद यदि प्राचीन का जिक्र करें तो पाकिस्तान में है, और जो बाकी 14 महाजनपद थे वो सारे क्षेत्र अब भारत में हैं। अब थोड़ा जनपद के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बहुत से जनपदों का जो मुखिया होता था उसको राजा कहा गया है। कई जनपदों में गण कहा गया है, कईयों में संघ कहा गया है। परंतु यदि मैं आपको थोड़े शब्दों में बताना चाहूं तो जो प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग थे, उन्हीं के हाथों में सत्ता रहती थी, उसको राजा कहा जाता था। महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों का संबंध ही ऐसे गणराज्यों से था। राजा का नियंत्रण भूमि के साथ साथ सभी संसाधनों पर रहता था, और ऐसा प्रतीत होता है कि इन राज्यों में कुछ तो 1000 वर्ष तक अस्तित्व में रहे। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उस राज्य को बढ़ाती रही। प्रत्येक महाजनपद की बेटा अपनी एक राजधानी होती थी। कल की वीडियो मैंने आप सभी को बताया था, जिनके चारों ओर दुर्ग बने होते थे। दुर्ग का मतलब आप समझिए, सुरक्षा की दृष्टि से दीवार खींच दी जाती थी चारों तरफ, ताकि कोई भारी व्यक्ति राजा आक्रमण ना कर सके और वो राज्य सुरक्षित रहे। राज्य को नगरों में, सेनाओं में, उच्च अधिकारियों में व्यय करने की आवश्यकता भी होती थी, और उस व्यय को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि जो व्यय मीन्स होता खर्च, यदि हमारे को खर्च करना है तो हमारे को आमदनी का साधन भी चाहिए, और वो आमदनी का साधन टैक्स लगाया जाता था किसानों पर, व्यापारियों पर, कारीगरों पर, या जो राजा उपहार के रूप में कुछ संपत्ति प्राप्त करता था, जिससे वो सारा ही पैसा राजस्व में जाता था। उस राजस्व से जो धन एकत्रित होता था वो सारा जनता की भलाई में प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ एक और बताना चाहता हूं, जो धन एकत्रित करने के लिए एक और उनका महत्वपूर्ण स्रोत था, वह था पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना। तो इस प्रकार जो ताकतवर राजा होते थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी सीमाओं को बढ़ाया, स्थायी सेना रखी और अपने महाजनपद को शक्तिशाली बनाया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही आपको करवाया जाएगा। सोमवार को फिर आपके सामने इसी पाठ से संबंधित कुछ तथ्य लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। इसके पश्चात आप सभी से एक बात साझा करना चाहता हूं। हम सभी भली भांति जानते हैं कि पिछले लगभग 2 महीने से भारत में लॉकडाउन चला हुआ है, और यदि विश्व की बात करें तो पूरा विश्व इस भयंकर बीमारी की चपेट में है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अब सरकार के निर्देशों को तो आपने मानना ही है, उसके साथ साथ स्वयं की रक्षा हमें खुद करनी है। हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। कुछ भी खाने से पहले, जैसे सपोज कीजिए हम कोई फल खा रहे हैं तो उसको पहले धो लें अच्छी प्रकार से,
या बाहर से आते वक्त सबसे पहले अपने हाथ पैर या हौस के तो कपड़े भी आप धो सकते हैं। और जो अति महत्वपूर्ण मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अति आवश्यक कार्य यदि ना हो तो प्लीज घर से बाहर ना निकलें और विशेषकर अपने आसपास के शहरों में ना जाएं। इसी कारणवश आप सभी को पता होगा परसों खरखुदा की जो मार्केट थी उसको खोल दिया गया था, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण उसको दोबारा से सील कर दिया गया। तो इस प्रकार की स्थिति का हम कारण ना बने और ना ही हम बनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय भारत।